नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज एट 10 की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम का आज दूसरा दिन। दौरे के दौरान डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ में अहम प्रदेश स्तरीय बीजेपी की बैठक आज। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद और विधायक होंगे शामिल। एसआईआर प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाए वोटर्स पर होगा चिंतन। यूक्रेन पर बातचीत के लिए अमेरिका और रूस के अधिकारी अमेरिका के मियामी में मिले। तीनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ पेश किया गया त्रिपक्षीय बैठक का नया विशेष प्रारूप। क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। दुबई में होने वाली खिताबी भिड़ंत में एक बार फिर कप जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा भारत। और दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर और मध्य भारत में सर्दी और कोहरे के सितम से ठिठुरी जिंदगी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम राज्य में नई ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही पीएम शहीद स्मारक क्षेत्र जाकर असम आंदोलन के शहीदों को नमन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों असम को विकास परियोजनाओं का उपहार मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य के अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम नई ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। ये केंद्र डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के वर्तमान परिसर में स्थित है। 10,600 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश वाली ये परियोजना असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इससे आयात पर निर्भरता कम होने के साथ साथ बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे और आर्थिक विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। इसमें 12.70 लाख टन 12.70 लाख टन मेट्रिक टन यूरिया बनेगा। पर डे ये 3,850 टन यूरिया बनाएगा। आसाम के लिए ये बहुत बड़ा एक सम्माननीय प्रोजेक्ट है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि यूरिया के क्षेत्र में भारतवर्ष आत्मनिर्भर बने। तो उसी श्रृंखला में ये प्लांट बनने जा रहा है। यह औद्योगिक पुनरुद्धार और किसान कल्याण की आधारशिला है। इस परियोजना को किसान कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अभी भारत सरकार, असम सरकार के जो उत्तर पूर्व के लिए जो नजरिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बहुत सुधर है। हम युवा शाम के लिए बहुत ये आशा का विषय है। हम बहुत आशावादी है और प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग का असम की तरफ से, डिब्रूगढ़ जिला की यूथ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा का सरकार है, युवा नीति का सरकार है, युवा का भलाई के लिए काम किया है। ये नाहरकटिया में जो प्लांट था ये बंद हो चुका था। अभी मोदी जी ने नया वो पैकेज दे के ये प्लांट तो फिर से चालू किया। इससे हमारा यहाँ का जो असम का युवा है बहुत खुश है। पीएम शहीद स्मारक क्षेत्र जाकर असम आंदोलन के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। ये 6 साल तक चला एक जन आंदोलन था जो विदेशी मुक्त असम और राज्य की पहचान की सुरक्षा के सामूहिक संकल्प का प्रतीक बना। पीएम वहां जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की इस परियोजना से न सिर्फ असम बल्कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना से न सिर्फ किसान कल्याण को मजबूती मिलेगी बल्कि इलाके में रोजगार और आर्थिक विकास को भी नई गति मिल सकेगी। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, नामरूप, असम। हालांकि इससे पहले अगर हम कल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया।
साथ ही पीएम मोदी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। असम की बेहतर कनेक्टिविटी में ये टर्मिनल भवन बड़ा बदलाव लाएगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने असम के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और आज भी कांग्रेस और उनके सहयोगी दल घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं और ये घुसपैठिए असम के लोगों का हक मार रहे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की तकनीकी खूबियों और इसकी भव्यता के संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से किंजरापुर ने, आपको बता दें, डीडी न्यूज संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने बातचीत की। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नेशनल जो इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है ये जनता को समर्पित कर दिया है, देश को समर्पित कर दिया है। किस तरीके से ये एयरपोर्ट बना है, क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी और ख़ासतर बात करें पूर्वोत्तर की, तो पूर्वोत्तर के विकास और कनेक्टिविटी को लेकर के कितना बड़ा कदम ये सरकार का है। हमारे साथ खास बात करने के लिए हैं नागरिक उड्डयन मंत्री यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। नमस्कार। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अपने आप में कहा जा रहा है कि देश का ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो अत्याधुनिक है। बहुत खुशी की बात है, ना केवल असम के लिए, उत्तर पूर्व के लिए, पर पूरे भारत के लिए, हमारे एविएशन सेक्टर के, क्योंकि जिस तरह के टेक्नोलॉजी और जिस तरह का यहाँ पे कल्चर और हेरिटेज इन्वॉल्व करके इस लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये नया टर्मिनल आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरुआत हुई है, तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कोई भी राज्य जाना हो या यहाँ की कनेक्टिविटी को और अच्छी तरह वो बनाने के लिए ये बहुत ही अहम भूमिका निभाई है इस एयरपोर्ट ने। ये जो नया टर्मिनल आप देख रहे हैं, 1,30,00,000 हैंडल करने की कैपेसिटी है और पूरे 1,40,000 स्क्वायर मीटर्स की ये बिल्डिंग हमने बनाई है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमने इन्वॉल्व किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ के बैगेज सिस्टम हो या बैगेज ड्रॉप इन सिस्टम है या फिर यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी जिस तरह से यूटिलाइज़ किया है, ये भारत में ही अत्याधुनिक हम मानकर अभी चल रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर जो आप देखने वाले, उसका दर्शन आपको एयरपोर्ट में ही अराइवल के साथ ही आपको मिल जाता है। काजीरंगा फॉरेस्ट जो हमें असम में देखने को मिलता है, वो भी अंदर अभी दर्शाया है। तो एक तरह से जो टूरिस्ट हो या फिर जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो वो महसूस कर सकते हैं, वो यहाँ का जो पर्यटक का स्ट्रेंथ है उसका महसूस यहाँ एयरपोर्ट से ही वो कर सकते हैं। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी, विकास भी विरासत भी, और उसको हमने एयरपोर्ट में दर्शाने का काम किया है। उसको और पीसफुल कैसे बनाए, ये सब भी सोचकर हम इतना ध्यान से हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं। तो ये ज़रूर हमारे लोग जो हैं, जो इसका इस्तेमाल करेंगे, वो ज़रूर इसका ये महसूस कर पाएंगे। तो ये थे केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री के राममोहन नायडू, जिनका कहना है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर में विकास के साथ साथ पर्यटन और रोजगार भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। तो विकास भी विरासत भी, इसकी बानगी देखने को मिलती है ना सिर्फ गुवाहाटी एयरपोर्ट, बल्कि अगर बात की जाए पूरे भारत में भी। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर भाजपा आज SIR को लेकर एक अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में पार्टी ऐसे अनुपस्थित वोटर्स को खोजने पर चर्चा करेगी जिन्होंने अभी तक वोटर बनने के लिए गणना प्रपत्र नहीं भरा है। दरअसल पार्टी उन मतदाताओं को लेकर चिंतित है जो अब तक वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, और भाजपा अब SIR के तहत ऐसे अनुपस्थित वोटर्स को खोजने पर पूरी ताकत झोंकेगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश स्तर पर फिर से हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी सांसद, विधायक और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बैठक में विशेष रणनीति तैयार की जाएगी ताकि घर घर जाकर छूटे हुए मतदाताओं को चिन्हित किया जा सके और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। बुलंदशहर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर को ढेर कर दिया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मारे गए बदमाश की पहचान मेरठ के निवासी आजाद उर्फ पीटर उर्फ जुबैर के रूप में हुई है। उसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। बदमाश पर मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, जौनपुर के साथ साथ दिल्ली और उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी हत्या, लूट और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। वह लंबे समय से पुलिस को वांछित था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अपनी पुलिस बल के साथ सियाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने तत्काल पीछा किया और अन्य थानों को सूचित किया। सेल्टन बम्बा रोड पर जब पहुंचे तो सामने से गुलावटी की फोर्स भी आ गई। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। तो अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। अगले साल यानी 1 से 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। ये अभियान 4E मॉडल यानी शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सिर्फ चालान नहीं बल्कि आदतन नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस जब्त और वाहन सीज किए जाएंगे। उन्होंने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। तो 4E के तहत यानी अगर देखा जाए एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी और जिस तरीके से हादसों पर रोक लगाई जा सके, उसके तहत एक अभियान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पुदुचेरी के दौरे पर हैं। नितिन नवीन ने आज श्री अरबिंदो आश्रम का दौरा किया। भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष नवीन पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे यहां विभिन्न मंडलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में नितिन नवीन दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार और पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की विकास योजनाओं को घर घर पहुंचाने पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदुओं पर हुए हमले और भारत विरोधी प्रदर्शन को लेकर देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं के विरोध में दिल्ली के JNU में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने साबरमती ढाबे के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश सरकार और हिंदू विरोधी तत्वों के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतले जलाए गए। ABVP ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर
हस्तक्षेप और सख्त कदम उठाने की मांग की। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास जो हमारे हिंदू भाई थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है। वो हत्या जिसको देखने के बाद किसी भी आम इंसान का दिल दहल सकता है। वो एक आध महीने के लिए तो जो है साइलेंट हो जाएगा कि किस प्रकार की हत्या की गई है। आप देख सकते हो कि जहाँ से उस आदमी को, दीपू चंद्र दास नाम का व्यक्ति है, उसको घसीटते घसीटते जगह लेके जाते हैं, वहाँ पर उसको बहुत मारते हैं और फिर पेड़ पर लटका के जो है उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये आप लगातार इस कैंप पर वहाँ पर देख सकते हो बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से जब से वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर लगातार भारत की एम्बेसी पर, वहाँ पर मीडिया हाउसेस पर और हिंदू जितने भी भाई बहन हैं उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है। प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू भाइयों के नरसंहार के लिए सभी को पता है कि किस तरीके से हमारे भाई दीपू को ना सिर्फ घसीट के मारा गया, बल्कि सोचिए कितनी बेरहमी से उसको जिंदा जला दिया गया। और सोचिए उन जिहादियों की मानसिकता, उस भीड़ की मानसिकता, वहाँ पे बच्चे थे, औरतें थे, उसे बचाने के बजाय उसकी वीडियोस बना रहे थे और पता नहीं कौन कौन से मजहबी नारे लगा रहे थे। पिछले 3 साल से आपको ध्यान में होगा कि आज से 3 साल पहले जब यूनुस की सरकार बनती है, तब से हमारे हिंदू भाई बहनों को सिर्फ और सिर्फ उनके सनातनी प्रतीकों की वजह से, उनके सिंबल्स के लिए उन्हें मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। मेरा भारत सरकार से कड़ा आह्वान है, एक अनुरोध भी है कि हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे इन हिंदू साथियों को, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को सुरक्षा प्रदान करें। और बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां हम्पी में चल रहे वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज भी चिंतन शिविर में भाग लेंगी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में चल रहे कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। चिंतन शिविर के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विजयनगर क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व पर बात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पौधारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री पोलियो टीकाकरण अभियान का भी शुभारंभ करेंगी। और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए कल संपन्न हुए मतदान के आज परिणाम आएंगे। मतगणना सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी है। इसके लिए सभी ज़रूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सभी का ध्यान इन स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर केंद्रित है, क्योंकि ये नतीजे भविष्य के चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर काफ़ी असर डालेंगे। और बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। जी हाँ, उत्तर मध्य भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की गिरफ्त में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में आज भी शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में आज घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे और भीषण ठंड को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंचने की चेतावनी भी दी है। हालांकि हालात को देखते हुए हापुड़ की अगर बात की जाए तो यहाँ 12 तक के सभी स्कूलों में 23 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। ठंड और कोहरे के इस दौर में लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 3 दिन तक हिमपात का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कई स्थानों पर भारी बर्फबारी होने के आसार हैं। और आइए सबसे पहले अब यहाँ बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की भी। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था, सोनमर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ताज़ा बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। और इस दौरान यहाँ जो पर्यटक हैं वो जमकर यहाँ आनंद लेते हुए नजर आए इस बर्फबारी का। इस मौसम में पर्यटकों को इंतज़ार रहता है कि कब बर्फबारी हो। सोनमर्ग की फिलहाल तस्वीरें जहाँ पर बर्फबारी हुई है। हिमालय क्षेत्र में अगले 3 दिनों तक बर्फबारी का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने। फिलहाल आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की अगर बात की जाए तो और आइए सीधा रुक कर लेते हैं कोलकाता का, जहां मोहन भागवत अपना संबोधन दे रहे हैं। करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार हमको ट्रेनिंग दे सकते हैं? यानी जो संगत जिस पद्धति से चल रहा है
वैसी पद्धति उनके भी पास नहीं है। और अपने देश के इतिहास में भी देखेंगे तो भी मुझे लगता नहीं कि तथागत बुद्ध के बाद इस प्रकार का प्रयास और पूरे भारत में एक साथ हुआ है। और इसलिए संघ को जानना है तो जो हमेशा की पद्धति है, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, ऐसा इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि इसको जानने के लिए इसकी तुलना का दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा अपने यहां सुभाषित है रामायण में, गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा। आकाश कैसा है? आकाश के जैसा ही है, उसके लिए दूसरा कंपेरेबल नोन उपलब्ध नहीं है, इसलिए आकाश आकाश जैसा है, सागर सागर जैसा है। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। राम रावण का युद्ध कैसा है वो उसके जैसा वैसा वही है, दूसरा नहीं है। ऐसे संघ के बारे में भी वस्तु स्थिति है कि संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं है, और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचलन करते हैं गणवेश में, उसको देखकर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है, इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि आखिर देखने वाला भी अपनी अपनी दृष्टि से देखता है, और ऊपर से जो दिखता है वो कैसा है। एक मित्र, उसका दूसरा मित्र वो दृष्टिहीन था, वो बैठा था, ये मित्र जा रहा था, तो इसने ध्यान समझ में आया उसके कि ये अपना मित्र जा रहा है। उसने बुलाया, कहाँ से आ रहे हो? तो मित्र ने कहा कि भोजन के लिए गया था। तो सूरदास ने कहा कि भोजन के लिए क्या खा के आए? उसने कहा पायस खा के आया। तो इसने पूछा पायस क्या होता है भाई? अरे पायस दूध से बनता है ना, सफेद सफेद बनता है। तो उसने कहा दूध तो पिया हूं मैं, लेकिन सफेद क्या होता है? उसने कहा सफेद मालूम नहीं तुमको, बगुले जैसा। तो उसने कहा बगुला क्या होता है? मित्र को लगा कि भोजन करके आए, पायस खा के आए, थोड़ा सोना है, इसके प्रश्नों के उत्तर देते बैठे तो क्या होगा। उसने कहा मैं बगुले के आकार से तुमको परिचित कराता हूं, ये मेरा हाथ, तुम हाथ लगा के देख लो। उसने अपना हाथ ऐसा किया और कहा कि इसको हाथ लगा के देख लो। तो सूरदास ने उसको देखा ठीक है ऐसा करके, और फिर उसने पूछा कि इतना टेढ़ा पायस तुमने खाया, तुम्हारे गले में नहीं अटका क्या? और फिर संघ के बारे में गलत नैरेटिव्स देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा जिनको लगता है, वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे।
उसके कारण ही लगातार जो कुप्रचार चला है, उसके चलते भी कई प्रकार की गलतफहमियां रहती है। उसके कारण ऐसा डर मन में बैठ जाता है कि यहां जाना कि नहीं जाना, इसलिए भी वो गलतफहमियां ठीक होती नहीं। कुल मिलाकर नतीजा ये होता है कि संघ के बारे में नाम जानते हैं, काम नहीं जानते। इसलिए हमने 2018 में दिल्ली में एक प्रयोग किया था। दिल्ली के जो बुद्धिधर्मी लोग हैं उनमें से चुनकर 2000 लोगों को बुलाया, 1700 आए। 2 दिन व्याख्यान हुए, 1 दिन प्रश्नोत्तर हुआ। तो उसका अच्छा परिणाम हुआ, यानी संघ के बारे में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। तो यहाँ आपने देखा कोलकाता में आरएसएस प्रमुख यानी सरसंघ चालक मोहन भागवत अपना संबोधन दे रहे थे, बता रहे थे कि आरएसएस जैसा कोई दूसरा संगठन नहीं है और इसी वजह से लगातार कई जो आरोप हैं वो भी लगते हैं। लेकिन आरएसएस जो है ना सिर्फ सेवा भाव से लगातार लगा हुआ है इस नए भारत को और आगे बढ़ाने के लिए, और इसी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य को लगातार निभा रहा है, और इसी वजह से और जो लोग हैं वो इससे जुड़ भी रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ एट 10 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।